और हाँ ना के बीच महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर पहुंची एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में। और दफ्तर में पहुंचने के बाद जरा से जो मालूम हुआ है कि कई सवालों का जवाब भी दिया गया। और उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती बाहर आई तो उन्होंने सीधे सीधे से इल्जाम लगाया भारत सरकार पर और कहा कि इन एजेंसीज का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनके मुताबिक ये इस्तेमाल तब किया जा रहा है जब भी उन्होंने मरकजी हुकूमत के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा, जल्दी से जरा इसको सुन लीजिएगा। डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से इनकार किया। दूसरे दिन समन पहुंचा। मैंने 5 अगस्त को एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, दूसरे दिन समन पहुंचा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था हमारे राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको स्पिरिट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उनको तालिबानाइज किया गया है। मैं पूछगछ किसके बारे में? मीडिया को भी तालिबानाइज किया गया है। मीडिया को मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बीजेपी का नैरेटिव चलाता है। वो नहीं बताते हैं कि असली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर किया जा रहा है, किस तरह एजेंसी कि जो आपने कल खुद देखा कि जब आप मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, किस तरह से आपकी पिटाई की गई। इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो जो भी सही बात करता है, जो सच्ची बात करता है। चलिए, महबूबा मुफ्ती के इल्जाम दिल्ली से लेकर सभी लोगों पर और मीडिया पर भी आज बरसी के मीडिया सही अक्कासी नहीं कर रहा है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज ये सवाल सामने रखा। लेकिन चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से मेरे साथ अमजद ने ज्वाइन कर लिया। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हाँ ना के बीच महबूबा मुफ्ती की वालदा का ईडी के सामने पेश होना, जबकि यह सवाल पूछा जा रहा था कि ईडी ये बताए कि किस केस में और क्यों उन्हें बुलाया जा रहा। तो क्या मैं ये समझूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जिसके बाद महबूबा मुफ्ती की वालदा और महबूबा मुफ्ती आज उनके हमरा ईडी के दफ्तर पहुंची? देखिए गवर, सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि आज से पहले 2 बार एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो समन है वो गुलशन नजीर के नाम पहुंच चुका है। आज से पहले से हम देखें तो अप्रैल के महीने में पहुंचा था, उस समय कोविड सामने बहाना बना। उसके बाद जुलाई 5 को उनके खिलाफ एक ईडी का सामान आया था, जब प्रिसाइसली महबूबा मुफ्ती ने डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात करने से मना कर दिया था। उस समय उन्होंने पूछा था कि हमें क्यों आना है, सवाल बताए जाएं, क्या पूछने जाने हैं, उसके बाद ही हम वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद दोबारा एक बार 5 अगस्त के उनके पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से समन सामने आया, तो उस पर हमने उससे पहले भी सवाल किया था महबूबा मुफ्ती से कि टाइमिंग को किस तरह से देखते हैं, पर उन्होंने उस समय उसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि आने वाले समय में देखेंगे कि हमें जाना है या नहीं। जिस तरह से आज जो वहां पर पहुंचे, साफ ही जाहिर होता है कि उन्हें सवालात भी बताए गए थे, फॉर्मेलिटीज क्या है वो भी क्लियर हो चुकी थी और महबूबा मुफ्ती को इस बारे में जानकारी थी कि क्या सवाल पूछे जाने हैं, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे थे। गुलशन नजीर वहां पर पहुंची थी और उनके साथ साथ सुहेल बुखारी जो कि पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। सवाल जवाब तो फिलहाल सिर्फ गुलशन नजीर से ही हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में उनके साथ कई सारे सवाल जवाब हुए। जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है लगभग 3 से 3.5 घंटे का चला। सुबह 11:30 बजे वहां पहुंचे थे और 3 बजे के आसपास एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के दफ्तर से वापस वो निकले और मीडिया से बात करते हुए कई तरह के इल्जाम लगाए हैं केंद्र सरकार पे। कहा गया कि पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है इन सारी नेशनल एजेंसीज का, जिनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की तरक्की के लिए किया जाना था, उन्हें पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी महबूबा मुफ्ती या किसी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने मना किया किसी भी तरह के किसी कदम को मानने से, तो इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बीच में उतारा जाता है। जिस तरह से उन्हें खुद कहा कि इससे पहले 2 बार अगर उन पर ऐसे जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के समन आए हैं, 2 बड़े तो मेरे सामने उनका ट्वीट भी है जो उन्होंने किया है और किस तरीके से उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़कर एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका हवाला भी इस ट्वीट के जरिए से दिया। लेकिन जरा बात और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, श्रीनगर शहर की भी बात करते हैं, क्योंकि श्रीनगर को लेकर आज डीजीपी का भी एक और बयान आया है और डायरेक्टर जनरल पुलिस का मानना है कि सिक्योर पर्सन यानी जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। और कल का जो इंसिडेंट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पर गोली चली थी, उस पर भी तहकीक हो रहा है और आने वाले दिनों में मजीद कुछ लोगों की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा सकती है। डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद चलते हैं श्रीनगर दोबारा, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो कल के हवाले से क्या कुछ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे।
देखिए, मेजॉरिटी जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनको सिक्योरिटी जितनी चाहिए दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सिक्योरिटी के हैं, या तो सिक्योरिटी मांगी नहीं गई या फिर सिक्योरिटी का प्रोसेस जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनके पास चल रहा है। जहां तक अकोमोडेशन का ताल्लुक है, अकोमोडेशन पुलिस के पास हर जिले में नहीं है। ज्यादातर श्रीनगर में अकोमोडेशन है और कुछ जिलों में हेडक्वार्टर पे अकोमोडेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन अकोमोडेशन की अलॉटमेंट के बावजूद भी वहां रहते नहीं हैं। आपने अगर अकोमोडेशन दे भी दी तो अपने काम कारोबार के लिए वो सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कई बार बिना सिक्योरिटी के निकल जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सिक्योरिटी की ना तो अभी डिमांड आई है, ना ही उनको सिक्योरिटी के लेवल पे प्रोसेसिंग हुई है, जिसमें कल वाले शख्स भी जो है वो शामिल है, जावेद अहमद डार जी भी शामिल हैं। हम लोग फिर से सिक्योरिटी का रिव्यू जो है एजेंसीज, हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी है वो एजेंसीज इसको रिव्यू कर रही हैं। और जो कोई लोग बदलते हुए हालात के मुताबिक, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें कोई एक लिस्ट सदा के लिए पक्की नहीं होती है, तो उसमें कोई लोग चढ़ते भी रहते हैं, कोई लोग निकलते भी रहते हैं। उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं और जिन लोगों की सिक्योरिटी की और जरूरत होगी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। चलिए जी, सिक्योरिटी दी जाएगी। जरा फटाफट से अमजद ये बताइएगा कि कल लगातार बीजेपी की तरफ से एक ऑडियो वीडियो वायरल किया गया, उसके बाद एक चिट्ठी भी वायरल की गई जिसमें यह कहा गया कि लगातार हम तो मांग रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी कवर मिल नहीं रहा है। आज रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए इससे लेकर सिक्योरिटी सिनेरियो तक डीजीपी की तरफ से बात कही गई है, तो ओवरऑल सिचुएशन कैसी आप देख पा रहे हैं? देखिए गवर, अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें तो लगातार पिछले कई समय से भाजपा और अन्य कार्यालय के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लगातार सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। आप डीडीसी मेंबर्स से लेकर के नीचे बीडीसी तक, सरपंचों तक बात करें, कंटिन्यूअसली एक ही मांग है सबकी कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और कहीं पे एक सिक्योर डेस्टिनेशन पर हमें अपने ही लोकल जिलों के अंदर रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन पिछले कई समय से लगातार हमने देखा है कि काफी सारे लोगों को सक्सेसफुली अकोमोडेट तो किया गया है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे कुछ लोग हैं जिनको अभी तक न सिक्योरिटी मिली है, ना ही जिनके पास में ऑफिशियल रेजिडेंस है, उनको हमेशा टारगेट बनाया जा रहा है। और लगातार पिछले 2 साल की अगर बात करें, सिर्फ भाजपा के अकेले लगभग 200 ऐसे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं जिनमें कहीं इस बार तो जो मिलिटेंट्स हैं वो अटेम्प्ट्स को में कामयाबी मिली है उन्हें। उन्होंने काफी सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को एलिमिनेट किया है जो सक्सेसफुली अपना काम, पॉलिटिकल करियर चला रहे थे। आप बाड़ीपुरा में बारी ब्रदर्स की बात करें, बारी फैमिली को किस तरह से न्यूट्रलाइज उन्होंने शहीद कर दिया गया, या फिर आप कल की बात करें भाजपा के जो कुलगाम में मारे गए कार्यकर्ता हैं उनकी बात करें, लगातार हर जगह पर जो पीक पॉइंट्स है, सेंसिटिव पॉइंट्स है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। आज से पहले भी आईजीपी कश्मीर ने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि जो हमारे पास में स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स है उन पे तो हमारे पास में पूरी नजर है, लेकिन जहां पर हमारी कहीं से कोई छोटा सॉफ्ट टारगेट सामने आता है, आप किसी ऐसे पॉलिटिकल पर्सन की बात करें जो बिना सिक्योरिटी के घर जा रहे हैं या फिर बिना सिक्योरिटी जिनके पास नहीं है, उनको टारगेट बनाया जाता है। हमारे साथ हम जो ज्वाइन करने के लिए फिलहाल सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर आईजीपी कश्मीर और डीजीपी का बयान यही है कि सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है और हर मुमकिन कदम जो है वो